जैसे कि हम आपको पहले ही एक वीडियो में बता चुके हैं कि वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 भले ही पार्लियामेंट के दोनों सदन से मेजॉरिटी के साथ पास हो गया हो, लेकिन इसका एक्ट बन जाना अब भी एक लंबी और कंट्रोवर्शियल लीगल बैटल का हिस्सा है। प्रेसिडेंट का एसेंट अब भी पेंडिंग है और सुप्रीम कोर्ट में इसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी पर ऑलरेडी तीखी तकरार शुरू हो चुकी है। और इस तकरार के पहले दो तलवारबाज हैं कांग्रेस के एमपी मोहम्मद जावेद और AIMIM के एमपी असानुद्दीन ओवैसी। दोनों ने अलग अलग रिट पिटीशंस के जरिए सुप्रीम कोर्ट में बिल को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करने की डिमांड की है। उनका सीधा आरोप है कि ये बिल मुस्लिम्स के रिलीजियस और प्रॉपर्टी राइट्स को खत्म करने की कोशिश है, जबकि दूसरे धर्मों को कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन मिलता है। ये जो बिल पास किया है, ब्रूट फोर्स का मुजाहरा किया इन्होंने अपने नंबर को इस्तेमाल करके। इसके खिलाफ हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है और हम ये मानते हैं कि ये सरासर नाइंसाफ़ी है मुसलमानों के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन हमें इजाज़त देता है कि हम अपनी जो रिलीजन है, जितने भी हिंदुस्तान के लोग हैं वो बेखौफ अपने रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन ये अपना जो हमारा सेफ गार्ड है इसको ख़त्म करना चाहता है। चाहे आर्टिकल 14 हो, 15 हो, 25 हो, 26 हो, सब पे ये अटैक कर रहे हैं। तो ये तो कोई भी हिंदुस्तानी इसको पसंद नहीं करेगा। हमारा फर्ज है कि हम इसको चैलेंज करें। इस बिल के राज्यसभा से पास होते ही कांग्रेस ने डिक्लेयर किया था कि वो इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेगी। और कहना गलत नहीं होगा कि मोहम्मद जावेद के ये वचन अब रिट पिटीशन के रूप में सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में दाखिल हो चुके हैं। पिटीशन एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड अनस तनवीर के थ्रू फाइल की गई है। जावेद ने अपनी पिटीशन में कहा है कि ये बिल डायरेक्टली वायलेट करता है आर्टिकल्स 14, 25, 26, 29 और 300A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें इक्वालिटी, रिलीजियस फ्रीडम और प्रॉपर्टी राइट्स का प्रोटेक्शन दिया गया है। फॉर इंस्टांस, while Hindu and Sikh religious trust continue to ensure a degree of self-regulation, the amendments to the Waqf Act 1995 Waqf Act disproportionately increase the state intervention in Waqf affairs। ये कहकर जावेद ने सीधा सीधा एक्यूज किया है कि गवर्नमेंट ने मुस्लिम्स के रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के साथ अलग और डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर अडॉप्ट किया है, जो मैनिफेस्ट आर्बिट्रेरीनेस के प्रिंसिपल्स को तोड़ता है। सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म का शिकार हुआ है बिल का एक क्लॉज 39A, जिसमें लिखा गया है कि सिर्फ वो व्यक्ति वक्फ क्रिएट कर सकता है जो कम से कम 5 साल से इस्लाम प्रैक्टिस कर रहा हो। पिटीशन कहती है सच अ लिमिटेशन इज अनफाउंडेड इन इस्लामिक लॉ, कस्टम और प्रेसिडेंट एंड इन्फ्रिंजेस अपॉन द फंडामेंटल राइट टू प्रोफेस एंड प्रैक्टिस रिलीजन अंडर आर्टिकल 25। ये क्लॉज सिर्फ नए कन्वर्ट्स के साथ भेदभाव नहीं करता, बल्कि इस्लामिक ट्रेडिशंस का भी वायलेशन करता है। आर्टिकल 15 के वायलेशन का भी आरोप लगा है, क्योंकि इससे रीसेंट कन्वर्ट्स को वक्फ बनाने से रोका जा रहा है। और इससे भी आगे जाकर पिटीशन ये भी पॉइंट आउट करती है that requiring the waqifs to show or demonstrate that they have practiced Islam for at least 5 years undermines constitutional protections under articles 14, 15 and 300A of the Constitution। वक्फ बाय यूजर एक ऐसी लीगल प्रोविजन थी जिसके तहत अगर किसी जगह का इस्लामिक यूज हिस्टोरिक रहा हो तो उसे वक्फ माना जा सकता है, इवन विदाउट रिटन रिकॉर्ड। ये प्रिंसिपल अयोध्या बाबरी मस्जिद केस में भी रिकॉग्नाइज किया गया था, लेकिन बिल ने इस क्लॉज को हटा दिया। पिटीशन वार्न करती है that by removing this provision, the act disregards established legal principles and limits the ability of the Waqf Tribunal to recognize properties as waqf based on historic usage, thereby violating Article 26। पिटिशनर का कहना है कि ये रिमूवल एक ऐसे लीगल वैक्यूम क्रिएट करता है जिससे ओल्ड मॉस्क, दरगाह और कब्रिस्तान पर इंक्रोचमेंट्स और लीगल चैलेंजेस का डर खड़ा हो गया है। आगे एक और शॉकर क्लॉज है जिसमें सेंट्रल एंड स्टेट वक्फ बोर्ड्स में नॉन मुस्लिम्स को नॉमिनेट करने की परमिशन दी गई है। पिटिशनर कहते हैं दिस selective intervention without imposing similar conditions on other religious institutions is an arbitrary classification and violates Article 14 and 15। सवाल उठाए गए हैं कि आज तक किसी हिंदू मंदिर ट्रस्ट या सिख गुरुद्वारा बोर्ड में नॉन हिंदू या नॉन सिख मेंबर्स नहीं होते, तो फिर मुस्लिम कम्युनिटी के रिलीजियस अफेयर्स में गवर्नमेंट इतना इंक्लूजन क्यों दिखा रही है? By allowing the government to nominate a majority of non-Muslim members, these amendments effectively strip the Muslim community of its right to manage its own religious institutions। पहले वक्फ बोर्ड के पास जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स थी, जैसे वक्फ प्रॉपर्टीज के नेचर डिसाइड करना, अब वो पावर्स कलेक्टर के पास चली गई हैं। पिटीशन बोलता है These amendments undermine the property rights protected under Article 300A, transferring control of religious
religious property to secular authorities is an infringement of religious and property rights. क्रिटिक्स मानते हैं कि ये तो क्लियरली वक्फ बोर्ड की ऑटोनॉमी पर एक पॉलिटिकल बुलडोजर है। इस इशू पर सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि AIMIM भी पूरी तरह से एक्टिव हो चुकी है। हैदराबाद के MP असानुद्दीन ओवैसी ने भी सुप्रीम कोर्ट में अपनी अलग रिट पिटीशन फाइल की है। उन्होंने कहा, दिस डिमिनिशिंग ऑफ द प्रोटेक्शन गिवन टू वक्फ्स while retaining them for religious and charitable endowments of other religions constitute hostile discrimination against Muslim। ओवैसी ने ये भी क्लेम किया है कि बिल आर्टिकल्स 14, 15, 21, 25, 26, 29, 30 और 300A का डायरेक्ट वायलेशन करता है। उनका कहना है, द अमेंडमेंट एक्ट 2025 charts a new course of diluting the protections to waqf, undermining the rights of the minority communities in its properties। बिल में एक और नए कॉन्सेप्ट का इंक्लूजन हुआ है, कॉन्ट्रीवेंस। अब वक्फ डेडिकेट करने के लिए ये प्रूव करना होगा कि कोई मैनिपुलेशन इन्वॉल्व नहीं थी। पिटीशन क्वेश्चंस दिस क्लॉज बाय सेइंग दिस आल्सो गिव्स अनदर वेग एंड एंटायरली सब्जेक्टिव ग्राउंड फॉर द अथॉरिटी टू इनवैलिडेट अ डेडिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी। ये वेग डेफिनेशन अथॉरिटीज को अनलिमिटेड पावर दे सकता है जो किसी भी वक्फ को कभी भी इलीगल डिक्लेयर करने का जरिया बन सकता है। उनका आगे मानना है कि सेक्शन 3D प्रोहिबिट करता है वक्फ क्रिएशन ओवर एंशिएंट प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स। मतलब अगर कोई सेंचुरीज ओल्ड मॉस्क किसी प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट में आ गई हो, अब उसका वक्फ स्टेटस खत्म हो जाएगा। पिटीशन वार्न करती है दैट दिस आल्सो हैज द पोटेंशियल ऑफ रीओपनिंग वुंड्स ऑफ द पास्ट एंड अंडरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द 1991 एक्ट। सेक्शन 3E तो और भी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। ये शेड्यूल्ड ट्राइब्स में से कन्वर्टेड मुस्लिम्स के लिए डिस्क्रिमिनेटरी है। पिटीशन बोलता है, दिस अमेंडमेंट इज आल्सो इन वायलेशन ऑफ आर्टिकल्स 14 एंड 15 एज इट अमाउंट्स टू हॉस्टाइल डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन मेंबर्स ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ओवैसी की पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट के एक पुराने लैंडमार्क जजमेंट का रेफरेंस दिया गया है, शिरूर मुत केस, जिसमें कोर्ट ने रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के सेल्फ गवर्नेंस को सेक्रेड माना था। पिटीशन याद दिलाती है दैट व्हाइल द इंस्टीट्यूशंस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ अ रिलीजियस डिनोमिनेशन मे बी सब्जेक्ट टू रेगुलेटरी measures, the fundamental right to administer them cannot be legislatively abrogated। वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 ने सिर्फ एक लीगल कंट्रोवर्सी ही नहीं बल्कि एक नेशनल लेवल कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस क्रिएट कर दिया है। जो बैटल पार्लियामेंट में शुरू हुई थी अब सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक आ गई है। राज्यसभा में ये बिल सुबह के 2:30 बजे पास हुआ। 14 घंटे की मैराथन डिबेट के बाद लोकसभा में भी मिडनाइट के बाद तक डिस्कशन चला। प्रेसिडेंशियल असेंट अब भी पेंडिंग है, लेकिन लीगल वॉर फुल थ्रॉटल पर है और अब देश पूछ रहा है कि क्या ये बिल एक जेन्युइन लीगल रिफॉर्म है या एक टारगेटेड कम्युनल एजेंडा। क्या सुप्रीम कोर्ट सेक्युलरिज्म को अपहोल्ड करेगा या पॉलिटिकल कंपल्शंस के सामने झुक जाएगा। कांग्रेस के मोहम्मद जावेद और AIMIM के असानुद्दीन ओवैसी दोनों ने सुप्रीम कोर्ट में ये वार्निंग दी है कि अगर ये बिल एक्ट बना तो सेक्युलरिज्म का फैब्रिक फट सकता है। These amendments undermine property rights protected under Article 300A and transferring control of religious property to secular authorities is an infringement of religious and property rights। आखिर में ये सिर्फ एक बिल नहीं, एक कॉन्स्टिट्यूशनल धर्म युद्ध है। सो स्टे ट्यून, क्योंकि अगला फैसला सिर्फ कानूनी नहीं देश के सेक्युलर फ्यूचर का होगा।